विस्तार से दिखाते हैं और बात कर लेते हैं सरकार और किसान के बीच आज जो वार्ता हुई है उसकी। ये वार्ता आज भी बेनतीजा रही है और इस दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने करीब 2 साल तक नए कृषि कानून के निलंबन का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे नामंजूर कर दिया। वो तीनों कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। जो मीटिंग शुरू होने लगी है, बढ़ी एनआईए की दखल, कैसे निकलेगा हल? दोनों अड़े तो कैसे बात बढ़े? सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हल हो तो हो कैसे? आंदोलन के 56वें दिन भी 40 किसान संगठनों के नेताओं ने विज्ञान भवन जाकर सरकार से बातचीत की, लेकिन नतीजे के नाम पर ढाक के 3 पात। एमएसपी पर हम चर्चा के लिए कमेटी बना देते हैं, तो कमेटी को हमने नए सिरे से खारिज किया है कि हम एमएसपी तो लेके ही जाएंगे। अब तक बुलाई गई बैठकों में से 11 दौर की बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। इसकी वजह है कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद, जबकि इस दौर की बैठक में तो केंद्र ने किसानों के सामने 2 प्रपोजल दिए। प्रपोजल नंबर 1, 2 साल तक कृषि कानूनों को निलंबित किया जाएगा। एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि इस पर भी किसान संगठनों ने अपनी रजामंदी नहीं दी है। काल मीटिंग करेंगे बोला ना, सारा दिन, काल सारा दिन मीटिंग करेंगे सारे संगठन। उसके बाद जो फैसला होगा वही फैसला हम परसों आके सरकार को देंगे। विज्ञान भवन में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 40 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत शुरू की, तो किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि एनआईए का इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जो झूठे मुकदमा एनआईए का, उसको क्या किया? तो बोला हम पता किया है, नया कुछ नाम आया तो बोलो हम देखेंगे। हालांकि इस पर सरकार ने जवाब दिया और कहा, अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करें। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने कहा, किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी को लेकर उठे सवालों पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी को कोई फैसला लेने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ लोगों की बात सुनकर हमें रिपोर्ट देनी है। हमने कानून पर रोक लगाई और कमेटी बनाई, जो कमेटी में नहीं जाना चाहते ना जाए। इस बीच बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में 30 जनवरी से रामलीला मैदान में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर किसानों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर सियासी बयानों की बारिश भी हो रही है। कई बयानवीर अन्नदाता का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक बयान पर मरुधरा में सियासत गर्म है। ये विवादित बयान दिया है बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने। हालांकि हंगामे के बाद वो इससे पलट भी गई। क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। अन्नदाता पर ओछे बोल। भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण मानसिकता, किसानों के प्रति इतनी ओछी सोच उनके विजन को दर्शाती है, और उनका विजन है केवल राज करना। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो देश के किसानों को
बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जी हां, अन्नदाता के आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद के इसी विवादित बयान को लेकर मरुधरा की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। अन्नदाता के जिस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ गलत नजर नहीं आया, उस आंदोलन पर बीजेपी नेताओं का प्रहार जारी है। एक बार फिर सुनिए बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का बयान। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें? जसकौर मीणा के इस बयान को लेकर कांग्रेस की कठोर प्रतिक्रिया सामने आई है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बयान को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ दिया। किसानों के प्रति इतनी ओछी सोच उनके विजन को दर्शाती है, और उनका विजन है केवल राज करना और चुनने के बाद में, सरकार में बनने के बाद में किसी भी वर्ग की नहीं सुनना। उस किसान के प्रति ऐसी सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है, क्योंकि वो हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है। वहीं गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी बीजेपी पर जानबूझकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तरह तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। झूठे वीडियोस डाले जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश का किसान बेईमान हो गया ना, उस दिन फिर देश बचेगा नहीं। दिल्ली की चौखट पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट ने आंदोलन को रोकने से इनकार किया। केंद्र सरकार उन्हीं किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन बीजेपी के नेता किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का ये बयान उसी सीरीज का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। जी हां, जोधपुर के सांसद और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे पर कहा है कि भव्य मंदिर के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो, कोई भी इस पुनीत कार्य में पीछे नहीं रहे, क्योंकि ये अवसर जीवन में पहली और आखिरी बार आएगा। शेखावत ने ये बातें बुधवार को श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के राष्ट्रव्यापी महाअभियान के तहत एक बैठक में कही। कि ऐसा राम मंदिर बनाने के लिए, और इससे ज्यादा पुण्य का विषय तो किसी भी भारत भूमि से जन्मे हुए किसी भी समुदाय के संप्रदाय के लोग, जिसने इस धरती पर पैदा हुआ अन्न का एक भी दाना जिसके पेट में गया, वो स्वतः प्रेरणा से इसके लिए काम करना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं जोधपुर एयरबेस पर आज से भारत फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्ध अभ्यास की डेजर्ट 921 ये युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। युद्ध अभ्यास 5 दिनों तक चलेगा और इसके लिए फ्रांस निर्मित फाइटर्स जेट राफेल के अलावा दूसरे लड़ाकू विमान और फ्रांस के 175 वायु सैनिकों का दल जोधपुर पहुंच गया है। और इस बार के युद्ध अभ्यास में सबकी निगाहें पिछले साल एयरफोर्स में शामिल किए गए राफेल पर टिकी हुई है। फॉरवर्ड एयरबेस जोधपुर से एक्सक्लूसिव और इस तरह से एक के बाद एक चले बढ़ते आगे। साल 1971 की लड़ाई में भारत की जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक YouTube चैनल पर स्वर्णिम विजय वर्ष के नाम से एक गाना अपलोड किया है, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। गाना तेजी से वायरल भी हो रहा है और अब तक भारतीय सेना के ADG PI समेत कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इस गाने को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर चुके हैं।
repel Pakistani aggression, the Mukti Bahini gained strength. अपनी सरहद तक सागर की हद तक हमने वायुसेना ने दुश्मनों के हवाई अड्डों पर जवाबी हमला बोल दिया। Destroy or capture the Pakistani army of occupation and liberate Bangladesh. Liberate Bangladesh. The Indian forces knock out over 52 Pakistani military aircraft and 90 tanks. चलिए यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात की जाएगी यूएस में जो बाइडेन के युग की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां पर सीधे तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेरिका में यहां पर बाइडेन युग की अब शुरुआत हो जाएगी कुछ देर बाद। तो सीधी तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी से दिखा रहे हैं आपको। बाइडेन का आज शपथ ग्रहण है और आज से अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो जाएगी। कुछ ही पल में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और वॉशिंगटन डीसी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आज से यूएस में बाइडेन युग की शुरुआत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं और अब ट्रंप के युग के खत्म होने के बाद अब अमेरिका में जो बाइडेन एक नई शुरुआत होगी। तो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति आज 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। अमेरिका में सुबह 11 बजे ये शपथ ली जाएगी और भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे ये शपथ ग्रहण किया जाएगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से और उनके साथ शपथ लेंगी भारतीय मूल की कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगी। वॉशिंगटन डीसी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर है तो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से विदा हो गए हैं। वो आखिरी बार एयरफोर्स विमान में सवार होकर फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए हैं। व्हाइट हाउस छोड़ने और फ्लोरिडा रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप वॉशिंगटन एयरबेस पहुंचे और यहां ट्रंप को तोपों की सलामी दी गई। ट्रंप ने यहां लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में ट्रंप ने परिवार, दोस्तों और स्टाफ का धन्यवाद किया। साथ ही अपने कार्यकाल को बेहद खास बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बेहद खास फैसले लिए और अगर कोरोना नहीं होता तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े अलग होते। हालांकि यहां ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। यहां ट्रंप ने नई सरकार को बधाई भी दी। Ladies and gentlemen, the 43rd President of the United States, the Honorable George W. Bush and Mrs. Laura Bush.
चले बढ़ते आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया है। ये आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंक की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, जहां उन्हें उधार मिल सकता है और इसी की तरह उन्हें वित्तीय समावेश के नजदीक ले जाया जा रहा है। ये कहानी है FSI ग्लोबल की। देखिए। FIA ग्लोबल की स्थापना 2012 में सामाजिक और आर्थिक समावेश को स्वरूप देने के मिशन के साथ की गई थी। सह संस्थापक और CEO सीमा प्रेम कभी MIT में छात्र थे और वहीं इस स्टार्टअप के विचार ने जन्म लिया। दरअसल FIA भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में ऐसे ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बहुत अलग तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराते हैं जिनके पास बैंक की सुविधा नहीं है। और FIA ग्लोबल ने अब विदेशी बाजारों में भी अपने कामकाज का विस्तार किया है। FIA is an impact fintech that is redefining the way financial services are distributed to low-income customers in South Asia. We have an AI fintech platform that aggregates, designs and delivers sachet financial products to rural customers in India and Nepal. We have one of the largest rural banking infrastructures in the country. FIA ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया कराता है और यही इसकी खासियत है। यह लेन देन की लागत को तो कम करता ही है, साथ ही जोखिमों को भी कम करता है। FIA ग्लोबल कम आय वाले घरों में वित्तीय आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास कर रहा है और यही है सही स्वाभिमानी रास्ता। भारत से ऐसे ही सफलता और कहानियां